हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा और आज हम एनालिसिस करेंगे जीएस पेपर 3 का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021। रिसेंटली ये सारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं 16th को। तो अब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है जीएस पेपर 3 का, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। प्योरली मेंस बेस्ड एनालिसिस है, ये मेंस के पेपर का एनालिसिस हम कर रहे हैं। थोड़ा सॉल्यूशन बताने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चंस का ट्रेंड बदल रहा है। स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है या फिर डायनेमिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है या फिर एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी आती है, ठीक। इकोनॉमी के अलावा आपको क्या आता है? इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट के अलावा यहाँ पे डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आप बोलोगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। फिर यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल 250 मार्क्स का पेपर आएगा। 250 मार्क्स में जो इस साल का ब्रेकअप है वो 100 मार्क्स के इकोनॉमी के क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी के। तो 100 मार्क्स काफ़ी सब्सटेंशियल हो गया। और सिक्योरिटी की बात करो तो ऑलमोस्ट 3-4 सालों से आप 50 मार्क्स के सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। इनके मार्क्स थोड़े वेरिएबल रहते हैं, इकोनॉमी के भी थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं कि कभी थोड़ा 10 मार्क्स कम हो गया या 20 मार्क्स ज़्यादा हो गया, वैसा करके। बट ये दोनों आप ऐड करो तो 150 ही होता है। मतलब इन तीन मिला के, इन तीन सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक नेग्लेक्ट करके जाओगे तो आपके जीएस पेपर 3 में मार्क्स आने वाले नहीं है। सिर्फ इकोनॉमी के भरोसे चले गए, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया तो उससे आपके मार्क्स नहीं आने वाले। ये तीन पे भी अच्छा फोकस आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी साइंस एंड टेक लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। अगर साइंस एंड टेक से जनरली ट्रेंड ये रहता है कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 15 मार्कर आ गया, एक 10 मार्कर आ गया। बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 2 10 मार्कर आ जाएंगे, कभी 2 15 मार्कर आ जाएगा, कभी ऐसा करके 25 टू 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 75। ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। बट आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है। अब अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक एक करके तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, डायनेमिक आ रहा है कि फैक्चुअल आ रहा है। एक एक करके हम स्टार्ट करना, क्वेश्चन का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी सबको पता है। इनफैक्ट जो नॉर्मल सिटीजन है, यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, दे ऑल्सो नो अबाउट जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? मे बी उनको डेफिनेशन नहीं पता हो, बट जीडीपी क्या है उनको हल्का हल्का आइडिया है। तो अब ये बात है कि जीडीपी 2015 से पहले हम कैसे मेजर करते थे और आफ्टर 2015 कैसे मेजर करते थे, इनका जो कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी है उसमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। पूरी तरह से स्टैटिक क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हो। अगर आपने किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं या कोई भी बुक पढ़ा है तो 2015 में ये चेंज हुआ, और ऑब्वियसली अगर 2018, 19, 17 कभी भी आपने बुक पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ जरूर वहाँ पे मिली ही होगी, ठीक है। तो अब पहले फैक्टर कॉस्ट पे इंडिया के जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते थे, अब हम लोग मार्केट कॉस्ट पे करते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस पे करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस जो है इंडिया के जीडीपी कैलकुलेशन में देखने के लिए मिला। इसके अलावा जो बेस ईयर था वो हम लोगों ने चेंज कर दिया। पहले 2015 के पहले बेस ईयर जो कंप्यूट करने के लिए 2004-5 हम लोग लेते थे, ठीक है। बाद में क्या कर दिया हम लोगों ने, 2011-12 में कर दिया। अब मार्केट प्राइस वाला कब ठीक निकला बा। हुआ? सर ना करो में ठीक हो गई, दुखात रहे न तो होम्योपैथिक दवाई खात रहने हो। तो ये पहला क्वेश्चन जो था वो फेयरली आप इसको समझ सकते हो कि उस पे बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। कि आप इसको आराम से कर सकते हो अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से रिवाइज किया है।
तो इट्स नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ऐसा बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि जो भी आता है करंट अफेयर से आता है, न्यूज़पेपर से आता है, ऐसा नहीं है। वो अच्छे से स्टैटिक पोर्शन रिवाइज किए हुए होते हैं, तो बगैर बगैर स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करे हुए आप जाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन भी प्योरली स्टैटिक ही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। तो बजट को पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बजट क्या है आप लोग पढ़ते हो। रेवेन्यू और कैपिटल बजट भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। कैपिटल बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट का या तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट पे आती है या गवर्नमेंट एसेट वगैरह क्रिएट करता है, फिजिकल एसेट, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो गया, स्पेक्ट्रम को बेचना हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, कैपिटल बजट में आ गया, लोन वगैरह हो गया, ठीक है, तो कैपिटल बजट में आ जाएगा। रेवेन्यू बजट में डे टू डे एक्सपेंडिचर वगैरह आ जाता है, तो ये रेवेन्यू बजट में आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट का हो गया, सैलरी गवर्नमेंट को देना हुआ अपने एम्प्लॉयज़ को, वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू बजट में हो जाएगा। तो इनके कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, अगर आप बजट की बात करो तो कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा एक तो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा कैपिटल रिसीट हो जाएगा, और दूसरा रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा और रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। रिसीट मतलब कि जो पैसे आने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल के साथ मेंशन करोगे बढ़िया से, तो इसमें आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये स्टैटिक दोनों के दोनों हैं। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में लोग कुछ ना कुछ लिख के जरूर आ जाते हैं, बट अगर आप अच्छे से स्टैटिक रिवाइज करोगे तो बढ़िया आंसर लिख के आ पाओगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी प्योरली स्टैटिक बोला जा सकता है। लैंड रिफॉर्म डायरेक्टली टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 मेंस में। तो हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में कैसे लैंड रिफॉर्म्स ने इम्प्रूव किया मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के कंडीशन को, ये पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। अगर लैंड रिफॉर्म पढ़ा होगा तो ये समझते होगे, ठीक है। कुछ पार्ट में जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, जहाँ पे जनरली लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। जम्मू कश्मीर में भी फेयरली सक्सेसफुल रहा ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ऑपरेशन बरगादार, ठीक है, ऑपरेशन बरगा या बरगा, ऑपरेशन बरगा करके इवेंट चला, ठीक है। तो आप इसमें दिखा सकते हो लैंड रिफॉर्म के क्या क्या कंपोनेंट थे। जमींदारी का ओबोलिशन, तो सबको पूरे ऑल इंडिया में फ़ायदा हुआ, ठीक है। लैंड टू टिलर्स आ गया सेकंड में। लैंड सीलिंग ने खास हेल्प नहीं किया लोगों को। फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में गुजरात महाराष्ट्र के फार्मर्स को थोड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है। और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आप दिखा सकते हो कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ उसमें गुजरात में और महाराष्ट्र के फार्मर्स को फ़ायदा मिला लैंड रिफॉर्म से, और वेस्ट बंगाल और केरला के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को फ़ायदा मिला क्योंकि लैंड टू टिलर्स, उनको लैंड मिल गया खेती करने के लिए, ठीक है। तो ये उनसे फ़ायदा हुआ। और जमींदारी का एवोल्यूशन हो गया तो पूरे इंडिया में लोगों को फ़ायदा हुआ। तो ये आप कंपोनेंट वाइज एक्सप्लिसिटली आप इसको मेंशन करके इसको आप दिखा सकते हो। टेनेंसी रिफॉर्म वही जिसको जमींदारी एवोल्यूशन वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी आप पूरी तरह से किसका है, स्टैटिक बेस्ड ही है। इसमें कोई करंट अफेयर्स के आप एग्जांपल जरूर इंक्लूड कर सकते हो, बट कोई करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है ये। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट पूछ रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। तो इंडिया अक्यूट वाटर क्राइसिस से गुजर भी रहा है और आगे भी गुजरने की कंडीशन है। इसमें आप स्टार्ट कैसे करोगे, एक बढ़िया इंट्रोडक्शन नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी आपके पास डेटा वगैरह हो जिसमें इंडिया की वाटर क्राइसिस दिखाई जा रही हो, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि वाटर जो है कितना % वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है। मोर देन 90% वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है, मोर देन 80% कर लो, 85% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है इंडिया में। ग्राउंड वाटर रिसोर्स से ले लो या फिर भी किसी भी फ्रेश वाटर रिसोर्स से ले लो, 85% ज़्यादा वाटर हम लोग एग्रीकल्चर में खर्च करते हैं, ठीक है। जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल को क्या करते हैं फार्मर लोग,
रात भर चला के छोड़ देते हैं। अब उससे पानी ऐसे निकलते रहता है और पूरे खेत में फ्लडिंग होते रहती है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा भी पानी गिर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रात में जगेंगे तो है नहीं कि रात में 1 बजे तक अगर पानी पूरा हो गया तो 1 बजे बंद कर दिए, नहीं, रात में सोने गए 8-9 बजे सोने गए, ट्यूबवेल चला दिया, सुबह उठे 6 बजे 5 बजे, तो देखा कि जितना पानी भर गया है, ज़रूरत इतनी है, फिर भी अगर पानी यहाँ तक भर गया है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे राइस है, राइस में जब थोड़ा पानी का लेवल ज़्यादा भी हो गया खेती में तो टेंशन की बात नहीं होती। तो इससे क्या हुआ कि पानी ज़्यादा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये सब फॉल्टी टेक्निक्स हैं, इसको रिप्लेस करने में माइक्रो इरिगेशन क्या करेगा, हेल्प करेगा। माइक्रो इरिगेशन के टेक्निक्स क्या क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कौन कौन सी टेक्निक है, ड्रिप इरिगेशन की, ड्रिप, ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन की टेक्निक है, ये आप मेंशन कर दो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा मोर क्रॉप पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, तो वाटर की जो एफिशिएंसी होगी वो बढ़ेगी। वाटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में जितना वाटर खर्च हो रहा है वो वाटर क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। बट फिर भी पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, तो ऑब्वियसली सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, आप बाकी देखा होगा बाकी जो भी पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है उसको रोकना होगा, ठीक है। और सिटीज़ में जो भी आपके लेक्स वगैरह हैं, वेटलैंड्स हैं, उन पे इंक्रोचमेंट है उसको रोकना होगा। जो वेस्ट वाटर होता है उसको वापस से रिसाइकिल करना होगा, ग्रे वाटर कन्वर्ट करना होगा। तो और भी चीज़ें आपको दिखानी है कि इंडिया के वाटर क्राइसिस को कैसे दूर करना। बट मेजर फोकस आपका कैसे रहेगा, माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का जो प्रथा है वो एक तरह से आप बोलोगे खत्म हो रही है, और थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। बट फिर भी ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली कर पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, S400 पिछले 4 सालों से न्यूज में चल रहा है। S400 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से मंगाया, किसके लिए, चाइना और पाकिस्तान से आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सके उसके लिए। तो ये S400 इंडिया रशिया रिलेशन अगर पूछता IR में तो सब लोग लिख के आते, ठीक। बट यहाँ तो पूछ दिया साइंस एंड टेक में कि S400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो टेक्निकली सुपीरियर कैसे है जो प्रेजेंटली अवेलेबल वर्ल्ड में सिस्टम्स है उनके कंपेरिजन में। तो ऑब्वियसली इसको बोलते हैं हम लोग फैक्चुअल करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप इसको बोल सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। फैक्चुअल क्यों हो, बिल्कुल एक फैक्ट पूछ दिया S400, अगर आपको पता है इसके बारे में तो ही आप इस पे आंसर लिख पाओगे, नहीं पता है नहीं लिख पाओगे। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जैसे राफेल है, राफेल बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, और राफेल के अलावा जो दूसरा सबसे ज्यादा न्यूज में रहा S400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आप उसकी टेक्निकलिटी भी पढ़िए, साइंस एंड टेक के हिसाब से भी, ऐसा नहीं सिर्फ IR के हिसाब से पढ़ रहे हैं या डिफेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो टेक्निकली सुपीरियर इसलिए है कि आसपास ऐसा जोन क्रिएट कर देता है कि कोई भी मिसाइल उस एरिया में अटैक नहीं कर पाएगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। सिर्फ मिसाइल नहीं, कोई भी एयरक्राफ्ट या अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है, UAV जिसको बोलते हैं, जो आपके ड्रोन्स वगैरह होते हैं, वो उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर देगा आपका S400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है। तो ये इसलिए बाकी सबसे सुपीरियर होगा कि हर तरह के एयर अटैक को ये नेस्तनाबूद, अगर हिंदी में बोले तो, करने में सक्षम है, ठीक। इसके लिए हमने अमेरिका से काफ़ी लड़ाई वगैरह भी की, लड़ाई इन द सेंस की डिप्लोमेटिक लेवल पे। वो बोल रहे थे नहीं रसिया से आप नहीं खरीदोगे, हम बोल रहे थे नहीं खरीदेंगे, इससे हमारा डिफेंस जो है स्ट्रांग होगा। दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, सो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा हम वो करेंगे। यहाँ पर टेक्निकलिटी पूछा है तो टेक्निकल चीज़ें में आप वही डालिएगा कि ये बाकी जो पहले वाली चीज़ें थी, जो जो कोई पहले के जो एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, कोई सिर्फ रडार को डिस्ट्रॉय करेगा, कोई सिर्फ मिसाइल अटैक को डिस्ट्रॉय करेगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक ऐसा जोन बनाने के लिए सक्षम है जहाँ पे अटैक्स वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके। खासकर इसको देखते हुए हमारा चाइना बॉर्डर जो है, पाकिस्तान जो गालवान बॉर्डर है, या फिर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे इसको डिप्लॉय करना काफ़ी ज़रूरी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन किसके थे, ये इकोनॉमिक्स के थे। जो 5th क्वेश्चन था वो 5th क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो गया। तो 10 मार्क, अभी 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए इकोनॉमिक्स से
और एक 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया आपका साइंस एंड टेक से। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, और ये भी करंट अफेयर्स है, बिल्कुल करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स एंड फैक्चुअल बोथ, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स फैक्चुअल, ये भी करंट अफेयर्स फैक्चुअल, जिसको पता है पता है, नहीं पता है नहीं पता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च एट द वर्ल्ड लीडर्स समिट ऑफ द COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। व्हेन वाज द आइडिया फर्स्ट फ्लोटेड इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठीक क्वेश्चन है। इससे डिफिकल्ट है S400 को आप मान सकते हो, क्योंकि COP26 सब लोग फॉलो कर रहे होंगे जिन्होंने मेंस दिया होगा, जो नहीं भी दिए होंगे। अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो COP26 में क्या हो रहा है ग्लासगो में, सब लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसमें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च हुई, ठीक है। इंडिया ने यूके के साथ मिलकर लॉन्च किया, ऐसा आप समझ सकते हो। इंडिया का इनिशिएटिव क्या था उसमें, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन सन, ऐसा कुछ करके इंडिया वहां पे लॉन्च किया। तो इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह आप उसको खरीद सको, बेच सको, डिस्ट्रीब्यूट कर सको, कि कहीं पे कमी है उसको कमी को पूरा कर सको, कहीं पे सरप्लस है उसको वहां से वो उसको बेच के फायदा कमा सके, ठीक है। और ग्रीन ग्रिड है तो जो कोल और बाकी पॉल्यूटिंग नेचर के जो भी एनर्जी है उसको रिप्लेस कर सकता है। मान लो कोई कंट्री है वो बोल रहा है कि नहीं हमारे पास सनलाइट इतना अवेलेबल नहीं है और बाकी चीज़ें ऐसे अवेलेबिलिटी में नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी इतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो भैया तुम खरीद लो। किससे खरीद लो, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव से खरीद लो। और इंडिया का काफ़ी इसमें रोल था, तो इंडिया का रोल रहेगा तो भी ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं भी रहे तो भी इम्पॉर्टेंट है, बट इंडिया का रोल होने से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कब ये चीज़ पहली बार फर्स्ट फ्लोट की गई ISA में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फर्स्ट असेंबली जो था वो अक्टूबर 2018 में पहली बार वो आइडिया यहाँ पे दिया गया। तो मे भी ये वाला फैक्ट तो कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल है। ये पार्ट मैं बहुत बाई चांस एक दो लोग ही लिख पाए होंगे, जो लोग मेंस दे रहे हैं, मतलब कम लोग लिख पाए होंगे। और ये वाली चीज़ आप इसको रिलेट करते हुए लिख सकते हो। अगर ग्रीन ग्रिड नहीं भी पता और इंडिया का इनिशिएटिव पता था, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड करके जो भी इनिशिएटिव पता था, तो उसको ही लिख के आ जाते हैं, क्योंकि वही तो क्या है, वो भी एक ग्रीन ग्रिड ही है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल करने की और खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्चुअल हो गया। 7th क्वेश्चन भी पूरी तरह से फैक्चुअल है, और ये पहले वाले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। फैक्चुअल है, इन्वायरमेंट का है, ठीक है, फैक्चुअल एंड इन्वायरमेंट। और करंट अफेयर्स है, बिल्कुल ही करंट अफेयर्स है। अब इससे पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट इन 2005? What changes in India's national clean air program are required to achieve this revised standard? 10 मार्कर क्वेश्चन 3 पार्ट में, नखड़े देखो इनके, ठीक है, कि कितना ज़्यादा ये लोग इसको बोलते हैं, ऐसा पेपर को बोलते हैं डिफिकल्ट भी है और लेंदी भी है। डिफिकल्ट ये है इसलिए हो रहा है कि पूरी तरह से फैक्चुअल है, आपको इसमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप घुमा फिरा के बीट अराउंड द बुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 3 पार्ट हो गया कि WHO क्या प्रिस्क्रिप्शन रहा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को लेके। सेकंड पार्ट, हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम पास्ट 2005 अपडेट। तो अब इसलिए आप सोचो कि 2005 के बाद अगर दोबारा 2021 में अपडेट आ रहा है, इतने लंबे समय के बाद अपडेट आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग इसको पढ़ के गए होंगे, कुछ लोग रट के गए होंगे, तो वो लोग अच्छा लिख के आए होंगे। व्हाट चेंजेस इन इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस रिवाइज स्टैंडर्ड। तो ये यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, फर्स्ट पार्ट में ये हो गया ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन में जो भी 6 पॉल्यूटेंट हैं वो उसको मेंशन किया है WHO ने। 6 पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 जिसको बोलते हैं, SO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सबको वहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये अब इस हमारे पास स्टडीज ज़्यादा हैं जो बताती हैं कि इनका कितना परसेंटेज जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
और फिर लास्ट अपडेट 2005 से कैसे डिफरेंट है, तो आप कुछ नहीं, ऐसे 2 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। 2 डब्बों में आपको 2005 और 2021 का जो भी स्टैंडर्ड है यहाँ पे लिखना है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर तो भी ठीक है, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। PM 2.5 का लेवल अलग होगा दोनों के लिए। 2005 के लिए PM 2.5 का लेवल 10 था, मतलब 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इतने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो एयर पॉल्यूटेड मानी जाएगी। इसको 2021 में घटा दिया गया, इसको कर दिया गया 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 10 जो है वो हेल्थ हजार्ड पैदा कर रही है, 5 वाला ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। वैसे ही PM10, ओजोन, NO2, SO2 सबके लिए चीज़ें मेंशन की गई। तो आप फैक्चुअली इस पे आप स्ट्रांग रहोगे तो ही आप इसको कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट भी है कि इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा। तो अब इसलिए हमें और अपडेट करना पड़ेगा। जितना हम PM 2.5 और PM10 को हम लोग कट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा कटौती करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। तो ये सारे काम आपको यहाँ पे फैक्चुअली आपको चीज़ें पता हैं तो ही आप लिख सकते हो। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मान सकते हो, ठीक। तो ये 10-10-20 मार्क्स के क्वेश्चन इन्वायरमेंट से हो गए। ये 8th क्वेश्चन आपका क्या है, 10 मार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड। इंडिया की वल्नरेबिलिटी अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड से रिलेटेड कितनी है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 68% के अराउंड जो 60% के अराउंड जो लैंड है इंडिया में वो क्या है, हजार्ड अर्थक्वेक प्रोन है, ठीक है। 60% ऑफ लैंड। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है। साथ साथ में बोला जा रहा है गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर्स caused by earthquake in different parts of India during the last 3 decades। लास्ट 3 डिकेड में अर्थक्वेक ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पैदा करी है 30 साल में, ठीक है। उसके पहले की चीज़ें यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना। तो इसमें सबसे अच्छा प्रूफ किया है कि अर्थक्वेक आप मेंशन करते हो ऊपर में इंट्रोडक्शन, अर्थक्वेक क्या है, कैसे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक। फिर इसका वल्नरेबिलिटी का एक आप मैप बना दो, पूरा इंडिया का मैप बनाते हुए, ठीक है। इंडिया का मैप बनाते हुए आप दिखा सकते हो कि जो हिमालयन रीजन है उसमें जो है आपका ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2, जोन 1, ऐसे करके 5 जोन में हजार्ड का जो वल्नरेबिलिटी है वो इंडिया में बटा हुआ है, ठीक। तो ये जनरली NCERT में और सारे बुक्स में भी सारे स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा। वो आपको एज इट इज़ रटा हुआ होना चाहिए, जो आप यहाँ पे लिख के आओगे। रटा हुआ नहीं होगा तो आप लिख के नहीं आ सकते हो। मैप मतलब मैप बना के नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो हजार्ड वल्नरेबिलिटी का मतलब यही हुआ। और बाकी जो भी मेजर इवेंट रहे हैं, जैसे भुज में आया था गुजरात में 2001 के आसपास आपका अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उससे डिजास्टर कॉज हुआ। और 2015 में बिहार नेपाल में आया था। तो नेपाल में मेजरली था, बट बिहार के जो इलाके थे नेपाल से सटे हुए वो भी काफ़ी इफेक्ट हुए। दिल्ली में आते रहता है, फिर मिजोरम हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमालयन रीजन में जो आता है उससे लैंडस्लाइड वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट 3 डिकेड का पूछ रहा है तो उससे पहले कि यहाँ पे मेंशन करने की आपको खास ज़रूरत नहीं है। बट इंडिया का मैप बना के आप जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 1 मतलब जहाँ पे पॉसिबिलिटी अर्थक्वेक की बहुत कम हो, जोन 2 मतलब जहाँ पे रिस्क थोड़ा मॉडरेट हो, जोन 3 मतलब हाई रिस्क, ऐसे जोन 5 मतलब वेरी हाई रिस्क जोन हो गया। तो ऐसे जोन वाइज आपको मैप, इंडिया के मैपिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स को ज़्यादा इंप्रूव करेगा। 9th क्वेश्चंस में आ जाते हैं। डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। ये आ गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी 10 मार्कर, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी 10 मार्कर। मनी लॉन्ड्रिंग पे प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा सा आपको इसमें मिक्स कर देना है ग्लोबलाइजेशन या करंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो भी इफेक्ट है वो मिक्स कर देना है। तो आप कोई भी रिसेंट नोट्स पढ़ोगे, 2-3 साल पुरानी नोट्स भी अगर आप पढ़ रहे हो किसी कोचिंग की, 1920 की नोट्स भी अगर आप पढ़े होगे कोचिंग मटेरियल, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, ब्लैक को वाइट करना। मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक मनी को वाइट करता है। 3 प्रोसेस,
ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन करके प्रोसेस होता है। 3 प्रोसेस के थ्रू मनी को लॉन्डर किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या रोल है, सीधे सीधे क्रिप्टो करेंसी पूछ रहा है यहाँ पे। अगर क्रिप्टो करेंसी अगर मेंशन करके आप नहीं आए तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी तरह से मीट नहीं हो पाएगी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वही है, क्रिप्टो करेंसी यही है फ्यूचर। तो वही मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारा मेनस क्रिएट कर रहा है। अब मेजर्स टेकल करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग दोनों बताने हैं। नेशनल को अलग हेडिंग दो, इंटरनेशनल को अलग अलग हेडिंग दो। नेशनल में अपने क्या आ जाएगा, लॉ आ जाएगा। लॉ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ जाएगा, उसका रिसेंट अमेंडमेंट आ जाएगा। फ्यूजिटिव ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आ जाएगा। ठीक है, अपनी ईडी बॉडी आ जाएगी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ये सब बॉडीज आ जाएंगी जो टैकल करने के लिए हैं। और वर्ल्ड लेवल पे क्या है, एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इंटरपोल है, ठीक है, स्विफ्ट है। स्विफ्ट जो कि विजय माल्या, नीरव मोदी जो था, स्विफ्ट को हेर फेर करके, ठीक है, वो वहां से बाईपास करके पैसे वो चुरा के बोलो या जो भी गबन करके बोलो भाग गया। तो ये सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में कारगर साबित है। तो ये एक काफी इजी क्वेश्चन आप मान सकते हो। अगर आपने 1 से 2 बार, 2-3 बार रिवीजन किया है तो बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीधे सीधे इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर अगेंस्ट दीज सोफिस्टिकेटेड अटैक। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक के बारे में सीधे सीधे आपको यहाँ पे बताना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हो। साइबर अटैक होते ही रहते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसको आई थिंक आपको करके आना ही चाहिए। इसको आप कैसे करोगे, करने के लिए साइबर जो अटैक है, साइबर अटैक के आप रिसेंट डेटा के साथ कोई और परसेंटेज आपको पता है कि इंडिया की वल्नरेबिलिटी जो रैंकिंग वगैरह निकालते हैं उसमें आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक में 4-5 रिसेंट एग्जांपल आप दे सकते हो। उससे और क्या होता है, साइकोलॉजिकल फियर भी होता है। और लोग जो होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो बूढ़े लोग हैं खासकर गाँव में, वो लोग डरते हैं कि नहीं भैया हमारा पैसा जो है वो स्टोल कर लिया जाएगा। इनफैक्ट जो रिच लोग हैं वो डेटा थेफ्ट से डरते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप इम्पैक्ट में दिखा सकते हो। तो नेशनल जो भी हमारे वेलफेयरिस्टिक काम है या गवर्नेंस है उसमें दिक्कत आता है। ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स। डिफेंसिव मेजर्स क्या है, फिर वही है, डिफेंसिव मेजर्स में आ जाएगा प्रिवेंटिव, ठीक है, लॉ बना दो, ठीक है। प्रिवेंटिव के अलावा डेटरेंस, ठीक है, लॉ में डेटरेंस भी आ जाएगा आपका, ठीक। इसके अलावा जो भी इंडिया में बॉडीज़ हैं, सर्टीन करके हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। CCTNS नेटवर्क जो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बॉडीज़ में मेंशन कर सकते हो। साइबर स्वच्छता केंद्र मेंशन कर सकते हो, जहाँ पे लोग जाके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से वायरसेस जो हैं वो उसको एलिमिनेट करवा सकते हैं, उसको क्लीन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा होगा साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ईजिली आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आया था, सिमिलर टाइप का ही आंसर उसमें लिखना था। इस साल भी क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर लाइन पे है। 11th क्वेश्चन जो है वो एक इकोनॉमी का रिसेंट क्वेश्चन मान सकते हो आप, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान सकते हो। आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के, इसमें स्टैटिक की, और बाकी पूरी करंट अफेयर्स की नॉलेज जो होगी वो यहाँ पे काम आएगी डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर से इसको कवर करते हैं, कोचिंग के मटेरियल मैगजीन इसको कवर करते हैं। बट अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो डायरेक्टली इट इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। डू यू अग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैड रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप्ड रिकवरी? क्या आप अग्री करते हो? तो आपको हाँ ना दोनों पक्ष बता सकते हो। ऐसा कुछ करके हमारा ग्रोथ हुआ, ये हमारा 4% के राउंड चल रहा था, हम डिप हुए कोविड में, फिर वापस से हम लोग बढ़े। तो वी शेप रिकवरी का मतलब आपको बताना होगा खटाक से गिरना और खटाक से बढ़ना, ठीक है। और ऐसे आकर अगर हमारा लैग आ जाता तो लैग के बाद अगर हम आगे बढ़ते तो ये यू शेप रिकवरी हो जाता। तो वी शेप रिकवरी में आपको ये डेटा दे देने हैं जो जो इंडियन आपके इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पर मेंशन किए, 11% वगैरह जो भी, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। और क्या आपको लगता है कि ऐसे रिकवरी हुई? तो हाँ ना दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। हाँ में आप बोल सकते हो कि हाँ फर्स्ट वेव के बाद इंडिया ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम और ये सब चीज़ें लिया,
ठीक है, और बहुत सारे एमएसएमईज को टैक्स सबवेंशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें दी गई, जिससे कि वी शेप्ड रिकवरी काफ़ी अच्छे से देखी गई। बट वापस से सेकेंड वेव के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन आया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर इसमें नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। जो भी आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको वी शेप एक्सप्लेन करते हुए, 2-4 डेटा देते हुए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम को मेंशन करते हुए, जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको मेंशन करते हुए आपको यहाँ पे अपना आंसर फॉर्म करना है, ठीक है। 12th क्वेश्चन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आजकल गवर्नमेंट ज़्यादा जोर दे रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रधानमंत्री गति शक्ति, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो डायरेक्टली पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आएगा? तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया, आपने रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो। इसमें करंट अफेयर्स के भी थोड़े 2-4 स्कीम आपको डालने हैं, 2-3 डेटा डालने हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्कस इन लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, तो इंडिया का एक्सपीरियंस लेते हुए आपको ये सब बताना है, ठीक। तो इसमें आप पहले के जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, उससे भी क्या हुआ, रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आया था। जब स्टार्ट किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इसको स्टार्ट करवाया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या हुआ, जो भी विलेज हैं, जो भी पंचायत है, सब में पक्की सड़कें बना दी गई, जो कि अपने नियरेस्ट सिटीज से कनेक्ट हो सकें। ऑल वेदर रोड्स बना दिए गए। तो उससे क्या होगा, उनके जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होंगे वो इजीली वो मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन उनको इजीली मिल सकती है। स्कूल्स, जो बच्चे 2-3 घंटे में शहर पहुंचते वो 40 मिनट 45 मिनट में स्कूल पहुंच सकते हैं, तो वो लोग डेली बेसिस पे स्कूल जा सकते हैं। हॉस्पिटल वो उनको आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है, जल्दी कम टाइम में अचीव हो जाएगा, मोर्टेलिटी घटेगी। तो ये ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रोड बिल्डिंग से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें भी हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगा रहे हो, आप इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हो, तो ऑल इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गति शक्ति, ये सब एक्सपीरियंस देते हुए आपको ये पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो रहा है। भारत प्रधानमंत्री सागरमाला, भारतमाला, तो सागरमाला से क्या होगा, पोर्ट का डेवलपमेंट, पोर्ट जो एरिया है वहाँ से रिलेटेड जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा स्किल बिल्डिंग डाल सकते हो, ठीक। और जो भी चीज़ें हैं बाकी, एजुकेशन, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अचीव करने में इजीनेस डाल सकते हो। तो ये क्या करेगा, सब रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ही देंगे। इनिशिएट यहाँ से कर सकते हो कि फर्स्ट अमेरिका बिल्ड रोड, देन रोड बिल्ड अमेरिका, ऐसा कुछ करके एक बहुत ही अच्छा सेइंग है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो रोड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, और बाकी चीज़ें आप इंडिया के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक, मेनली स्टैटिक क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो। 13 पूरी तरह से स्टैटिक है, तो और पूरी तरह से नहीं, आप 90% स्टैटिक मान लो, 10% डायनेमिक के आपको डेटा आने चाहिए। डेटा, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो 2013 के बाद का आपने कोई भी इकोनॉमिक्स का मटेरियल पढ़ा होगा तो आपको ये मिल गया होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, इनफैक्ट 2018 के प्रीलिम्स में 4 जो थे स्टेटमेंट इसी एक्ट से पूछ दिए थे यूपीएससी ने, और फिर ABC ऐसे 1 2 3 2 3 ऐसे करके ऑप्शन बना दिए थे, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप देखो कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो कोहेरेंस में है। अगर आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी भी करते हो, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करते हो, तो वो भी मेंस में हेल्प करता है, मेंस के करते हो तो वो भी प्रीलिम्स में करता है, ठीक है। इसके फीचर्स आपको लिखते जाने हैं। फीचर्स में ये हो गया कि पहले राइट बेस्ड अप्रोच नहीं था, अब राइट बेस्ड हो गया। पहले अलग चीज़ें थी, अब 67% लोगों को NFSA के थ्रू क्या मिलता है, राशन मिल जाता है। 1 kg 1 रुपये पर केजी में आपको राइस मिल जाएगा, 2 में आपको व्हीट मिल जाएगा, 3 में आपको क्वार्ट्स ग्रेन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। मिड डे मील जो स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो वुमेन हेड होंगी घर की 18 साल से ऊपर की, उनको राशन कार्ड उनके नाम पे इशू होगा, उनको इसमें हेड बनाया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या फिर प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS है, उसको इसके अंडर इंक्लूड किया गया है। तो NFSA के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, वो सब कुछ मेंशन करोगे आप। अब फिर सेकंड पार्ट है इसका, 15 मार्कर है और 3 पार्ट में क्वेश्चन बचा हुआ है, बढ़िया से आपको आंसर लिख के आना। हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर, कैसे हेल्प किया उसने हंगर को एलिमिनेट करने में, एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो आपके पॉजिटिव साइड दिखाओगे खूब सारे कि हाँ इसने बहुत हेल्प किया है, ठीक है। बहुत हेल्प में पहले का डेटा आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कंपैरिजन बेसिस में लिख दो कि मोर्टेलिटी रेट कम किया है, तो वो भी फूड और हंगल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, स्टंटिंग हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी पहले से डेटा, अगर 15-20 साल, जब 13 के आसपास का डेटा होगा आपके पास और उसके बाद का डेटा होगा, आप कंपेयर करके लिख सकते हो। नहीं है डेटा कंपेयर करने के लिए तो अभी रिसेंट डेटा आप लिख सकते हो, साथ में और भी चीज़ें लिख सकते हो, बट इसने कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया हंगर को और माल न्यूट्रिशन को। तो हम अलग भी स्कीम्स इसमें, अन्नपूर्णा योजना और बाकी चीज़ें भी और चला रहे हैं, और ज़्यादा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। शांता कुमार कमेटी जो बनी थी, शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि कैसे हम इसको रिवैम्प कर पाएंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। हमारा बहुत सारा फूड वेस्ट हो जाता है, तो हम 67% लोगों को जो खाना देते हैं वो उसको कम करके 40% तक लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने लोगों को चाहिए ही नहीं, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो एक्सक्लूजन एरर होते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको 2-4 खामियां भी दिखानी है और कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड देना है। फर्स्ट पार्ट इज NFSA एक्ट, सेकेंड पार्ट हाउ वी अचीव्ड थ्रू NFSA एक्ट, ठीक है। तो इन दोनों पे अच्छा फोकस। थर्ड पार्ट में 2-3 पॉइंट कि हम कैसे अचीव नहीं कर पाए, अभी क्या कमियां रह गई। फोर्थ पार्ट इज वे फॉरवर्ड, वो आपको कंक्लूजन में डाल सकते हो। तो ये आप चारों पार्ट करके आओगे तो आपका आंसर बढ़िया और होलिस्टिक माना जाएगा। फिर आते हैं 14th में, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है? हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बता दो क्या है? क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग तरह के क्रॉप्स को लगाना इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। चैलेंज क्या है? एक तो किसान खुद नहीं मानते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि उससे उनकी फसल खराब होगी या पैसे नहीं मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा। MSP जो है वो भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को रोकती है कि MSP अगर सिर्फ 25 क्रॉप्स के लिए है, बाकी क्रॉप्स के लिए नहीं है, तो 25 के अलावा बाकी क्रॉप्स लोग क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप अगर आप फ्री करके बैठे हो लोगों के लिए, तो आराम से वो राइस उगाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी किसानों के लिए फ्री है, तो रात में आराम से उन्होंने ट्यूबवेल चला दिया, मस्त उनका खेत जो है इरिगेशन वहाँ पे हो रहा है, पानी निकल रहा है अंडरग्राउंड से और खेतों में जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे आप चार्ज लगा दो तो ऑब्वियसली वो सोचेंगे राइस का कल्टीवेशन अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो वो अल्टरनेट जो भी फसलें होंगी उसके बारे में सोचेंगे। तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड चैलेंज है, फार्मर रिलेटेड चैलेंज है, इरिगेशन रिलेटेड चैलेंज है, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस है, लैंड बेस्ड, लैंड की जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड चैलेंज है। 6-7 कैटेगरीज में आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चैलेंज को बांट सकते हो, ठीक है। पढ़ा है अच्छे से तो बहुत बढ़िया, आप लिख के इसको आ सकते हो। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो गया? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा? रोबोटिक्स हो जाएगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा? क्रिप्टो करेंसी आपका ब्लॉकचेन पे बेस्ड है तो ब्लॉकचेन हो जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपका ये BT कॉटन और ये सब जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो ये सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते करते एक एक पॉइंट भी आप दोगे तो 5 पॉइंट तो आपके यही बन जाते हैं, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या होगा? सॉइल टेस्टिंग कर लेंगे, सॉइल टेस्टिंग में सेंसर से AI का यूज कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सॉइल टेस्टिंग ये बता देगा कि ये किस फसल का कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन वगैरह से मार्केट वगैरह की जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। रोबोटिक्स से क्या होगा? रोबोट जो है, या अनमैन्ड एयर व्हीकल से आप क्या होगा? पेस्टिसाइड का अच्छे से छिड़काव आप कर पाओगे। माइक्रो इरिगेशन जो ऊपर में आ चुका, माइक्रो इरिगेशन बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक।
तो अलग अलग वैरायटी की क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में और आगे तक जा सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग कर सकते हो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते करते। तो सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो और बहुत जोरदार आंसर आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस थे वो जनरली आप उससे रिलेटेड आप मान सकते हो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 15 जो क्वेश्चन है ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन एक तरह से आ गया। व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में आपका रिसर्च एंड अचीवमेंट क्या है? तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर यहाँ पे मिक्स हो गया, काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर ही मिक्स हो रहा है और ह्यूमन हेल्थ मिक्स हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? आपने बीटी कॉटन उगाया, ठीक है, आपने कॉपी कैट बनाया, ठीक, अलग अलग तरह के बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके वैक्सीन्स वगैरह भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या यूज़ कर सकते हो? अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, स्टेम सेल वगैरह रिलेट कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से। तो सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आप डाल सकते हो, ठीक है। और हाउ विल दिस अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर सेक्शन को कैसे अपलिफ्ट करेगा? तो ऑब्वियसली अपलिफ्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो पुअर सेक्शन को अपलिफ्ट करने में क्या है? बीटी कॉटन, इसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो बीटी ब्रिंजल का। बीटी ब्रिंजल जो है बांग्लादेश इसको उगा रहा है, बांग्लादेश उगाया तो उसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है 20% बढ़ गई और इनपुट जो है वो 30% कम हो गया। तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी कि नहीं? फार्मर्स की बढ़ी ना। तो पुअर सेक्शन इससे अपलिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रेस आएगा, क्लाइमेटिक स्ट्रेस बोल लो या बायोटिक या ए बायोटिक स्ट्रेस, उसको टैकल करने में बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करेगी। एग्रीकल्चर के उसमें हो गया, ठीक है। फिर दूसरा डिजीज क्योर करने में हेल्प करेगा, तो लोगों की लाइफ अच्छी बनाने में हेल्प करेगा। पुअर सेक्शन जो होता है वो लगातार बहुत सारे पैसे लगा के बीमारी से जूझता रहता है, उसको ठीक करने में ये हेल्प कर सकता है। वो लोग सीख सकते हैं लेबोरेटरी वाले वर्क या उसमें स्किलिंग प्राप्त कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एम्प्लॉयमेंट से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से, एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक से, सबसे रिलेट करते हुए लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन प्योरली साइंस एंड टेक का नहीं मानूंगा मैं, साइंस एंड टेक प्लस इकोनॉमिक्स का मानूंगा, ठीक है। ठीक, दोनों का एक तरह से ये मिक्स क्वेश्चन हो गया। तो इसके पहले का अगर सिर्फ आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन मानो तो 100 मार्क्स के प्योर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको अगर आप साइंस एंड टेक का मानो तो ये और ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हो गए 15 मार्कर और पहले एक 10 मार्कर आ गया, तो 40 मार्क्स के साइंस एंड टेक, ठीक, ऐसा आप समझ सकते हो। या ये प्योरली साइंस एंड टेक नहीं हुआ तो 25 मार्क के प्योर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन पे आता है। 16th क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, ये आपका जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस कैसे चेक करता है यूपीएससी? अगर आपको एकदम कंक्रीट इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तभी आप गोल गोल बीट अराउंड द बुश करके आंसर बना सकते हो, ऐसा यूपीएससी ने इसमें स्कोप दिया है, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज जॉइंटली अवार्डेड टू आकासाकी अमानो नाकर्मा फॉर द इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी। तो ये सब कहानी है, ब्लू एलईडी के बारे में क्वेश्चन है। हाउ हैज दिस इन्वेंशन इम्पैक्टेड द एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपको बताना ये है कि ब्लू एलईडी क्या है और कैसे उसने ह्यूमन बीइंग के लाइफ को इम्पैक्ट किया है, ठीक, इतना ही बताना है। तो 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला। आप सोच रहे हो कि 2021 में क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं है, तो यूपीएससी है, वाकई कोई तुक नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे कि 2020 में शायद साइंटिस्ट में से कुछ लोग का वो हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद यूपीएससी इसको पूछ रहा है, मे बी पूछ रहा हो। बट ब्लू एलईडी थोड़ा सा जनरल टाइप का क्वेश्चन है। अब एलईडी क्या है? एलईडी ऐसा थोड़ी है कि आप सीएफएल को रिप्लेस करके एलईडी आया, ठीक है। उसके अलावा एलईडी हर जगह है। एलईडी आपके कंप्यूटर में है, एलईडी आपके कार में है, एलईडी आपकी पार्किंग सेंसर्स में है, एलईडी आपके मॉनिटर और हर जगह जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वहाँ एलईडी है। तो एलईडी क्या करता है? पावर का जो कंजम्पशन है उसको कम करता है, हीटिंग इफेक्ट को कम करता है। तो ये जनरल अवेयरनेस के हिसाब से आप इसको आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो एवरीडे लाइफ में ऑब्वियसली इसने इम्पैक्ट किया है। वो सारा सेक्टर आप दिखा सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर सेक्टर, मोबाइल, कंप्यूटर चिप, ये सब सारी चीज़ें, ये सब कुछ, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आप यहाँ ब्लू एलईडी वाले सेक्टर में मेंशन कर सकते हो। जिनका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से उन्होंने बीटेक करी है, साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, वो थोड़ा आंसर
अच्छा लिख के आए होंगे, तो यहाँ साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लिटिल लिटिल एडवांटेज मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर है 17। 17 क्वेश्चन किससे रिलेटेड है जी? 17 क्वेश्चन आपका प्योरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके पहले इन्वायरमेंट के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है, दो, ये 15 मार्क का पहला ऐसा क्वेश्चन मान लो, और 10 मार्क के बाद ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्या क्वेश्चन हो गया। Describe the major outcome of 26th session of the Conference of the Parties at the UNFCCC। UNFCCC का मेजर आउटकम पूछ रहा है, ठीक है। What are the commitment made by India in his conference। तो ये भी आप इसको फैक्चुअल क्वेश्चन मानोगे, बट आप इसको इजी फैक्चुअल मानोगे, क्योंकि एक तो COP26 के बारे में पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन काफी हद तक एक्सपेक्टेड था। नहीं आता तो नहीं आता, बट आप एक्सपेक्ट करके जा सकते थे, और अच्छे से थॉरली प्रिपेयर करके जा सकते थे। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे आए, कोचिंग के मटेरियल इस पे प्रिपेयर्ड हुए, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जाना ही था। क्या क्या आउटकम है? आउटकम में एक तो ऊपर ही बता दिया, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, तो वो उसको भी डाल दो, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज ने प्लेज लिया कि भैया हम क्या करेंगे, अपनी नेट जीरो इमिशन का टारगेट देंगे, ठीक है। इंडिया ने 2070 दिया, यूएसए ने 2050, चाइना ने 2060, तो सारा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और कंट्रीज ने अपना एफॉरेस्टेशन इंप्रूव करने के लिए बोला कि 2030 तक लगभग एफॉरेस्टेशन को और बढ़ाएंगे, और डिफॉरेस्टेशन को जीरो कर लेंगे, वो चीज़ें हो गई। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कंट्रीज ने अपना अपना बढ़ाने को बोला, वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। कार्बन को फेज डाउन करने के बाद कार्बन को आई, ठीक है, ठीक। तो फेज डाउन करने के बाद आ गई, ठीक है। तो कार्बन का यूज कम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे COP26 का जो भी कॉन्फ्रेंस था उसमें आया, और COP26 का मेन पर्पस ये था कि COP21 जो था पेरिस वाला, तो उस पेरिस वाले के लिए हम क्या क्या स्टेप उठाएं कि पेरिस का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है, क्या मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो टारगेट है उसको मीट किया जा सके। ये मेन यहाँ पे काम हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 आप सेटबैक भी लिख सकते हो कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी बट नहीं हुई, जैसे कार्बन बजट के बारे में चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, ठीक है। फंडिंग अभी तक पूरी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल पा रहा है। ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, व्हाट आर द कमिटमेंट मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस। इंडिया का कमिटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, पंचामृत मोदी जी का आप आराम से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि पंचामृत में क्या क्या था हमारा, 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे, नेट जीरो इमिशन जीरो कर लेंगे, नेट कार्बन इमिशन, ठीक। उसके अलावा हम 203 तक क्या करेंगे, 2030 तक 2030 तक क्या करेंगे, 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हमारे एनर्जी प्रोड्यूशन होगा। 500 गीगावाट जो होगा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। 45% ऑफ इमिशन रिडक्शन करेंगे, प्रेजेंट जो कार्बन लेवल है 2005 का कार्बन लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेड़ लगाएंगे, 1 बिलियन टन जो CO2 प्रोडक्शन है उस एफॉरेस्टेशन से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये पंचामृत में आप पांचों डाल सकते हो, ये सारे कहीं भी आपको मिलते हैं, न्यूज़पेपर आपने कितना भी कैसे भी पढ़ा है, तो ये इजी फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे होना ही होना चाहिए था। 18 पे आते हैं, देखो लैंडस्लाइड GS1 डिस्कस किया, वहां भी आया, लैंडस्लाइड GS3 डिस्कस कर रहे हैं, वहां भी आ रहा है। तो लैंडस्लाइड एक प्रॉब्लम है इंडिया में, काफ़ी रेकरिंग प्रॉब्लम है, और मे बी 2022 में ना आए, 2003, 23 और 24 में कहीं भी आप इसको फिर देखने के लिए मिलेगा लैंडस्लाइड, ठीक। वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या है वो बताओ, लैंडस्लाइड के कॉज बताओ, लैंडस्लाइड के इफेक्ट बताओ, ठीक। मेंशन द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल कंपोनेंट, वो इसको आप मेंशन कर दो। तो सेकंड पार्ट थोड़ा फैक्चुअल है, फर्स्ट पार्ट में थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़े हुए रहोगे तो इससे आपको पता चलता है कि जो भी मिटिगेशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बनाती है उसको भी आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ के जाओगे तो आप अच्छा आंसर लिख के नहीं आओगे। तो मास वेस्टिंग की वजह से होता है, ग्रेविटिक इन्फ्लुएंस में लैंडस्लाइड होता है, हेवी रेनफॉल के बाद होता है, वेरियस कॉजेज में आप ये सब डाल सकते हो। इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड क्या हो गया, लैंडस्केप खराब होती है, लाइफ लॉस होता है, लाइवलीहुड लॉस होता है, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब होता है,
ये सारे इफेक्ट आप डाल सकते हो, या इनफैक्ट रिवर का कोर्स होता है वो भी चेंज होता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड। और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी में आप क्या क्या चीज़ें डालोगे, तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो आप डाल सकते हो कि रिस्क जो है, रिस्क और वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट करना है, गवर्नमेंट ये बोलती है, ठीक है। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर और स्ट्रक्चरल मेजर्स के थ्रू हमें क्या करना है, मिटिगेशन टेक्निक करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम पे जोर दिया गया है, रिस्पॉन्स और रिकवरी कैसी होगी उस पर जोर दिया गया है। तो ये हमारा रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी है। सेकेंड पार्ट खासकर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, अच्छा आंसर फॉर्म करने के लिए। 1920 अगेन इंटरनल सिक्योरिटी। तो 18 का ये 10 मार्कर क्या हो गया आपका, डिजास्टर से रिलेटेड। 15 मार्कर सॉरी, तो 15 + 10 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली किससे आ गए, डिजास्टर से आ गए। और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आप किससे मान सकते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप साइंस से मान सकते हो, ठीक है। 25 40 65 35 का क्वेश्चन किससे हो गया आपका, इन्वायरमेंट से हो गया। तो ये इस साल का ब्रेकअप रहा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन किससे हो गया, इकोनॉमिक्स से हो गया। और 50 मार्क्स का क्वेश्चन किससे हो गया, सिक्योरिटी से हो गया। तो अब सिक्योरिटी वाली चीज़ें देख लेते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन है। एनालाइज द मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो एक्सटर्नल स्टेट में कौन कौन से स्टेट हो गए, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार, उसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल। तो ये कैसे एक्सटर्नल चैलेंज पोज करते हैं, तो एक्सटर्नल चैलेंज है ही गालवान वगैरह में, टेररिज्म का चैलेंज पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जो हो गया, ये सब इनके कारण चैलेंजेस पोज किए जाते हैं। तो स्टेट, सीधे एक्सटर्नल स्टेट की बात करो तो हमारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का थ्रेट होता है चाइना और पाकिस्तान से डायरेक्टली। इसके अलावा म्यांमार साइड में क्या है, गोल्डन ट्रायंगल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान मिला के आप बनते हैं गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, जहाँ ड्रग का, ओपीएम का कल्टीवेशन होता है। वो ओपीएम किधर आता है, इंडिया में आता है। तो वह इनडायरेक्ट आपका थ्रेट हो गया, ठीक है। टेररिज्म हो गया, स्मगलिंग हो गया, बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पे स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी प्रॉब्लम है। तो बहुत इजीली आप आंसर लिख सकते हो अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है आपके इंटरनल सिक्योरिटी। और मेजर्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो मेजर्स में ये हो गया कि आप अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करो। अब देखो इसी पेपर में था ना, S-400 लेके आओ चाइना पाकिस्तान से निपटने के लिए, ठीक है। अगर रो बॉर्डर के आसपास आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो जहाँ पे आपकी आर्मी वगैरह इजीली काम कर पाए, स्विफ्टली काम कर पाए अगर कोई ज़रूरत हुआ तो, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करो। इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान बांग्लादेश वाले जो इलाके होंगे वहाँ पे जो माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन है, उसके अलावा टेररिज्म है, ये लोग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं कर सके। ये सब चीज़ें आप मेजर्स में डाल सकते हो। ऑपरेशन सनराइज हुआ था इंडिया और म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, जिससे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुए, तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डालने के लिए जो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे बना सकते हो। तो फेयरली इजी क्वेश्चन। तो इंटरनल सिक्योरिटी से इजी क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी आप ऐसे करके जाओ कि आपके 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 के 50 मार्क्स हैं, उसमें आप एटलीस्ट 25 मार्क्स तो लेके आ ही सको, 50% मार्क्स तो लेके आ ही सको, या ज़्यादा 30 मार्क्स तक लेके आप आ सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो तो। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और इंटेंसिटी क्या है। पहले टेररिज्म डिफाइन कर दो। डिफाइन ये है कि अनडिफाइंड है, अलग अलग लोग अलग अलग टेररिज्म का डेफिनेशन देते हैं। जनरली आप इसको पॉलिटिकल वायलेंस मान सकते हो, जो वायलेंस कहीं भी, सिविलियन पे, मिलिट्री पे, कहीं भी वायलेंस ये लोग कभी भी कर देते हैं, दैट इज टेररिज्म। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग डेफिनेशन मानती हैं। पाकिस्तान थोड़ी मानेगा कि ये उनके अलकायदा जो है वो टेररिस्ट हैं, तालिबान टेररिस्ट, ये थोड़ी मानेगा। इंडिया तालिबान को टेररिस्ट मानता है, आज के दिन में यूएसए नहीं मान रहा है, 4 साल पहले मान रहा था, ठीक है। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी है। ISIS को कुछ लोग टेररिस्ट मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। उसके अलावा जब आप इसराइल की बात करो तो इसराइल में और पैलेस्तीन में जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप पे किसका कैप्चर है, हमास का। तो हमास इज अ टेररिस्ट ग्रुप फॉर इजराइल, फॉर नॉट फॉर पैलेस्टीन एंड अरब कंट्रीज। तो दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेररिज्म, बिकॉज वी हैव सो मेनी डेफिनेशन, सो मेनी आइडिया, we are not coming to a single defined
कॉन्सेप्ट ऑफ टेररिज्म, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। इंटेंसिटी की बात करो तो लोन वुल्फ अटैक है, कंट्री वाइड है, सब कॉन्टिनेंट, हर जगह ये लोग फैले हुए हैं, तो दैट इज इंटेंसिटी। कॉजेज क्या है, अलग अलग कॉजेज डाल सकते हो आप। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड कॉज है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड कॉज, जैसे मान लो कि जैसे इंडियन लोग कुछ रह रहे हैं यूएस में, ठीक है, या फिर माइग्रेशन करके कुछ लोग मिडिल ईस्ट से चले गए, यूरोप चले गए, वहाँ का कोई नेशनलिस्ट पगला गया और उसने क्या किया, वहाँ के लोगों को गोलियों से भून दिया, तो दैट इज टेररिज्म। और राइट विंग टेररिज्म आप बोल सकते हो, एक तरह से आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित होके वो टेररिज्म हो गया, ठीक है। और बाकी रेडिकलाइजेशन से टेररिज्म हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पावर्टी और माल न्यूट्रिशन, अंडर डेवलपमेंट भी टेररिज्म का कारण बन सकता है। दीज आर द कॉजेज। लिंकेज क्या है, लिंकेज उनके अलग अलग चीज़ों से, जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उनसे लिंकेज हो जाता है, जो भी आर्म्स डीलर हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उनसे उनका लिंकेज हो जाता है, ठीक। तो ये एक थोड़ा सा लेंदी टाइप का बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, सब कुछ तो पूछ ही लिया टेररिज्म का 15 मार्कर में 3 पेज में। आल्सो सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू इराडिकेट द मेनास ऑफ टेररिज्म। तो लास्ट पार्ट में आपको 4-5 मेजर बताओ और इसको खत्म करो। मेजर्स क्या होगा, तो अपनी अपनी बाउंड्रीज स्ट्रेंथन करो, बॉर्डर स्ट्रेंथन करो, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करो, डी रेडिकलाइजेशन का कैंपेन लो, ग्लोबल एफर्ट लो। दीज आर द मेनस टू टैकल द टेररिज्म। और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे इजराइल पैलेस्तीन की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं और भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो, इनको पॉलिटिकली नेगोशिएट करके जल्दी से जल्दी खत्म करो, तो ही टेररिज्म खत्म होगा, ये कम होगा, ठीक है। दीज आर द मेजर्स रिक्वायर्ड। तो आई थिंक आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। जीएस पेपर 3 का हमने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है कि किस तरीके से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल फटाफट सब्सक्राइब करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से जाके, और वहाँ पे यूपीएससी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, अलग अलग टॉपिक, जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अलग से कोर्स बना हुआ है, ठीक है, आईआर के लिए अलग से कोर्स बना हुआ है। आपका जो टॉपिक आपको वीक लगता है और लगता है आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, बुक से या कहीं और से पढ़ा है, वहाँ आपको उस टॉपिक में अच्छे से गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप इंडिविजुअली ये बहुत ही सस्ते चीप प्राइस में आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। और आप देखोगे कि मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस हैं यूपीएससी मेंस के, उन कोर्सेज से ही आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू, जय हिंद।